दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आर्यों के आगमन और वैदिक सभ्यता के प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम आर्यों के मूल निवास स्थान, उनके भारत आगमन, प्रसार के बारे में क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचता रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आर्यों का आगमन, वैदिक सभ्यता, ये ऐतिहासिक काल की घटना है। और आप जानते हैं कि ऐतिहासिक काल की कोई भी घटना है, उसका जो साक्ष्य होता है वो पुरातात्विक भी होता है, लिखित भी। और लिखित साक्ष्य है वो पढ़े हुए भी जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। उनके पास जो भी लिखित सोर्स है वो लिखित तो है, लेकिन उसको पढ़ पाने में हम लोग सक्षम नहीं हुए, इसलिए वो आद्य इतिहास का भाग है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि वैदिक सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास वो लिखित और पुरातात्विक और लिखित वाले को हम लोग जो है पढ़ सकने में सक्षम हुए हैं, और ये जानकारी हमारे तक ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से पहुँचेगी। चलिए, वैदिक सभ्यता, इसके जो रचयिता हैं वो आर्य हैं। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य की जो संस्कृति है वो करीब करीब एक जैसी, चाहे दुनिया में जहाँ पर भी हो। और वो जिस भाषा परिवार के हैं वो कौन से हैं, वो है भारोपी भाषा परिवार। भारत में जानकारी आर्यों के बारे में ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और ऋग्वेद भारोपी भाषा परिवार का जो है सबसे पुराना ग्रंथ है। भारोपी भाषा आज भी अपने परिवर्तित रूप में यूरोप, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप, हम लोग देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाती है। आधुनिक शोध के अनुसार वैदिक साहित्य में जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है उस पर द्रविड़ भाषा का प्रभाव है, जो वर्तमान समय में जो संस्कृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द कहीं भी एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर साहब ने जो है 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया। आप लोग जानते हैं मैक्स मूलर साहब जो है जर्मनी के जो है हैं विद्वान। मूल निवास स्थान के संदर्भ में देखें, बड़ी कंट्रोवर्सी है। अलग अलग इतिहास के जो जानकार हैं उन्हें अपने अपने तरीके से बताया है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में देखें तो तिब्बत का जो क्षेत्र है दयाराम सरस्वती के द्वारा कहा गया। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इनका पुस्तक जो द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास या आर्यन, ये पूछा जाता है एग्जाम में किनकी रचना है। और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है, तो आपको कहना है उत्तरी ध्रुव। कश्मीर किनका कहना है, कश्मीर जो है LD कल्ला का। ब्रह्म ऋषि देश, ये किनका कहना है भाई, पंडित गंगानाथ झा। और सप्त सिंधव प्रदेश, ये अश्विनी चंद्र दास ने कहा है। मध्य एशिया जो सबसे प्रमुख है, मध्य एशिया जो ज़्यादातर लोग इस पर अपनी सहमति रखते हैं, मैक्स मूलर साहब का कहना है। और मैक्स मूलर साहब का ही समर्थन जो है कौन कौन करते हैं, एडवर्ड मेयर, हर्जफेल्ड और बेंडस्टीन साहब का कहना है कि जो है मध्य एशिया से आए हैं कौन, आर्य। गार्डन चाइल्ड साहब का मानना है कि दक्षिणी रूस से आए हैं कौन, जो है मूल निवास स्थान है किनका, आर्यों का। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखें, ज़्यादातर लोगों की जो सर्वसहमति है वो मैक्स मूलर के मध्य एशिया के संदर्भ में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आर्य जो है यहीं पर। तो हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि मध्य एशिया कहाँ पर पड़ता है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये एशिया का मैप है, और एशिया में ये हमारा जो है ये प्यारा भारत, और ये जो है ये पूरा का पूरा रूस है। ये आप देख रहे हैं यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत के दक्षिण में ये
मध्य एशिया के देश, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये सारे के सारे क्षेत्र पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं यही जो है स्टेपी घास का जो मैदान है, इसी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। और दुनिया में चाहे वो यूरोप हो या इंडिया हो या और जगह पर जहाँ कहीं भी प्रसार हुआ वो यहीं से हुआ, ऐसा मानना है मैक्स मूलर साहब का कि मध्य एशिया। और ये मत ज़्यादातर लोगों के द्वारा जो है मान्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये लोग कैसे कैसे प्रसार होते हैं और इंडिया में कैसे आते हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखने का प्रयास करते हैं। ये आर्यों का जो है जो पेशा देखने, थोड़ा इनका पेशा क्या था। इनका जो पेशा है मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि का स्थान कौन था। हालांकि कृषि के बारे में इनको जानकारी थी, लेकिन पशुपालन इनके लिए महत्वपूर्ण था। घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था। और पालतू घोड़े का जो सर्वप्रथम हमको साक्ष्य मिलता है वो 6000 ईसा पूर्व में काला सागर और यूराल पर्वत क्षेत्र में जो इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है। और सबसे पहले जिन्होंने हिट्टी जो है जाति या जनजाति, इनके द्वारा घोड़े को पालतू बनाने का जो है हमको जो है जानकारी मिलती है। 3000 ईसा पूर्व में यूराल क्षेत्र में घोड़े की जो है लगभग 60,000 हड्डियां मिली है। ये शो करता है, दर्शाता है कि इस क्षेत्र के लोग जो घोड़े से भली भांति परिचित थे। घोड़े की तेज रफ्तार ने आर्यों को लगभग 2000 ईसा पूर्व में अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए जो है सहायता की और वो मध्य एशिया से अलग अलग दिशाओं में जो है गए। चलिए एक चीज़ बताएं आप लोगों को कि आर्य जो है नदी, वन, पर्वत से परिचित थे, परंतु पर्वतवाचक जो शब्द हैं वो आर्य भाषा के कुछ ही भाषा में देखने को मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में मुजबंत पर्वत का जिक्र आया है, जहाँ पर सोम रस जो प्राप्त किया जाता था जिससे, तो वो सोम का जो वृक्ष है वो मुजबंत पर्वत में, तो ऋग्वेद में जो है पर्वत का उल्लेख जो है इस तरह से देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि हम लोग देखें कि ये जो हिंद आर्य हैं, मतलब भारत में जो आर्य आए वो कहाँ आए, कैसे आए, कहाँ से आए। तो कहाँ से आए तो हम लोग मध्य एशिया देखें कि मध्य एशिया से वो लोग आए भारत में। पता कैसे चलता है, अनुवांशिक तरीके से जो है हम अनुवांशिक साक्ष्य उपलब्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं। और उसके आधार पर ये कहा गया है कि यहाँ जो है मध्य एशिया से आए हैं कौन, आर्य। और इसको जो ये जो अनुवांशिक संकेत इनको M17 नाम दिया गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। आर्य जो है एक बार नहीं बल्कि कई लहरों में भारत आए, कई लहरों में। और इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है आर्यों के आगमन को पुरातात्विक और जो है ऐतिहासिक ये मतलब लिखित साक्ष्य को सपोर्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले इराक में 2200 ईसा पूर्व में जो है एक अभिलेख मिला है। हिट्टी जो है, हिट्टी ये तुर्की या एशिया माइनर आपको मिलेगा। यहाँ पर 19वीं और 17वीं शताब्दी के जो है ईसा पूर्व के अभिलेख मिले हैं। कसाइट अभिलेख इराक से ही फिर 1600 ईसा पूर्व तथा मित्तानी अभिलेख सीरिया से प्राप्त हुए। इन अभिलेखों में आर्य नाम का उल्लेख है। मतलब साफ है कि इन क्षेत्रों से कहीं न कहीं जो है संबंध रहा है, किनका, आर्यों का संबंध रहा है। देखें भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं कि जो बोंगजकाई अभिलेख है, तुर्की बोले तो एशिया माइनर, ये 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त, 1400 ईसा पूर्व का है ये। और यहाँ पर ऋग वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का जो है वो नाम मिलता है। और आप जानते हैं कि इंद्र जो है ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता, मतलब ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख है उन्हीं देवताओं का उल्लेख जो है बोंगजकाई अभिलेख में भी मिलता है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो है यहाँ पर आर्यों का इससे कोई न कोई कनेक्शन है। चलिए अच्छा, आप बहुत सारी किताबों में जो है बोंगजकाई के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में इस अभिलेख में चर्चा किस चीज़ की है बहुत कम जगह पर दिखाई पड़ती है। ये क्या है, एक जनजाति है हिट्टी, हम लोगों ने देखा हिट्टी और मित्तानी, ये जनजाति, इनके बीच संधि हुई और संधि के जो है इसी उल्लेख करने के संदर्भ में जो है देवता जो है संधि की शर्तों के साक्षी के रूप में जो है गवाह के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और हमको जो है अब सौभाग्यशाली हम लोग इसके बारे में जो है हमको साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये था अभिलेख। और कुछ हम लोग जो है अब
ऋग वेद में या और जगह पर जो लिखित साक्ष्य उसके हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं वैद साहित्यिक दृष्टिकोण से। ऋग वेद में 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है, पर इसमें सामान्यतः सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। किससे? आर्य से सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है, जाति का बोध नहीं होता है। और जाति का बोध हम लोगों ने देखा सर्वप्रथम जो है मैक्स मूलर साहब ने जो है जाति के संदर्भ में इनका यूज किया, किनका प्रयोग किया? आर्यों का। चलिए, ऋग्वेद की अनेक बातें जैन अवस्था जो ईरान भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है में मिलता है, और यहाँ बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम समान पाए जाते हैं। किसमें? जैन अवस्था में और ऋग्वेद में। इसका क्या मतलब है कि दोनों जगह का कहीं ना कहीं संबंध जो है रहा है किनका? आर्यों का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में आर्य का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, ईसा पूर्व से कुछ पहले, और वो जो है कई लहरों में आया। हम लोगों ने देखा जो प्रारंभिक आर्य है उनका जो निवास स्थान है वो सप्त संधव प्रदेश। सप्त संधव प्रदेश किसको कहता है? थोड़ा सा हम लोग फिर से जो है ये एटलस के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करें। ये जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं, ये पूर्वी अफगानिस्तान देख रहे हैं, और ये भारत के जो है पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं इसको जो है कुल मिला के सप्त संधव प्रदेश कहा गया है। और 1500 ईसा पूर्व में जो आर्य आते हैं उनका निवास स्थान जो यही सिंधु घाटी के इलाके में यही सप्त संधव प्रदेश होता है। चलिए, सप्त संधव प्रदेश पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा ये क्षेत्र इसमें पड़ता है। चलिए, इसमें खासतौर से 7 नदियां सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये 7 नदियां मिलकर सप्त संधव जो है क्षेत्र बनाती हैं। वैदिक साहित्य में कुल मिलाकर जो है 31 नदियों का उल्लेख है पूरे वैदिक साहित्य में, और उनमें से 25 नदियों का उल्लेख तो सिर्फ और सिर्फ किसमें है? ऋग्वेद के जो है नदी सूक्त में हमको दिखाई पड़ता है। ये नदियां बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते हैं कि उनका उस समय क्या नाम था और वर्तमान में उसको क्या कहते हैं। तो सिंधु को सिंधु ही, सरस्वती नदी जो है उस समय जो घग्गर हाकरा जो कि जो है राजस्थान और हरियाणा में पड़ता है, सतलज को जो सतुद्री, ब्यास को बिपाशा, रावी को परुष्णी, चेनाब को अस्कनी, झेलम को बितिस्ता, और एक और नदी दृश्यवती, और सदा नीरा जो है गंडक को कहा गया है, और रेवा नदी नर्मदा के बारे में, लेकिन ये जानकारी ऋग्वेद में बल्कि इनका जानकारी जो उनको शतपथ ब्राह्मण में ये चीज़ प्राप्त होता है कि रेवा नदी कहा गया है किसको? नर्मदा नदी को। चलिए, इसी ऋग्वेद में जो है अफगानिस्तान की कुछ नदियां जो है उसके बारे में भी बताया गया है। वहाँ से कंपटीशन में लगातार क्वेश्चन पूछे जाए। हालांकि आपको बता दें ये जो आप लोगों ने ये यहाँ पर ये जो नदी देखा इसके बारे में लगातार सवाल पूछे जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा ये रावी परुष्णी। अब क्यों पूछा जाता है हम लोग दसरा युद्ध के संदर्भ में उसको जो है देखने का प्रयास करेंगे। अफगानिस्तान की कुछ नदियाँ जैसे कुभा, वर्तमान में उसको जो काबुल कहते हैं, ये क्रुमू इसको कुर्रम, सुवास्तु को स्वात, और गोमती को वर्तमान में गोमल कहते हैं। जो वैदिक आर्य हैं उनके लिए सिंधु नदी सबसे पवित्र नदी जिनका बार बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। उसके बाद सरस्वती का स्थान आता है। सरस्वती जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ नदी मानी गई है आर्यों की, और ये नदी इनको जो है नदी तमा, माते तमा, देवी तमा ये उपनाम दिया गया है। परंतु ऋग्वेद में की गई चर्चा से यह लगता है कि जैन अवस्था में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान की जो हरख्वती नदी है, वर्तमान में इसको हेलवंद कहते हैं, हरख्वती नदी का संबंध जो है ऋग्वेद से जो ये सरस्वती से स्थापित की जाती है इनकी भौगोलिक जानकारी के आधार पर। और जिनको हम लोग घग्गर हाकरा समझते हैं शायद वो नहीं था, वो ऋग्वेद के जो है ये वर्णन से चर्चा से हमको इस तरह का चीज। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो है ऋग्वेद की जैन अवस्था से किससे समानता रखती है, तो ये हरख्वती नदी जो कि हेलवंद ये दक्षिण अफगानिस्तान में पड़ता है। सिंधु नदी के गिरने का जो स्थान है वो कहाँ? अरब सागर। ये भी जो है बताया गया है कहाँ पर? ऋग्वेद में। और आर्थिक महत्व के वजह से सिंधु नदी को जो है हिरण्यनी भी कहा गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें से कि आर्यों का जो है आगमन और उनका जो है स्थानीय जनजाति से किस प्रकार से संघर्ष होता है उसको हम लोग देखने का जो है प्रयास करते हैं।
आर्य आर्यों का जनजाति संघर्ष। ऋग्वैदिक आर्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देता है। उनका यहाँ के जो है दास दस्यु नामक स्थानीय जनों से क्या होता है, संघर्ष होता है। चूंकि दास जन का उल्लेख प्राचीन ईरानी साहित्य, जो हम लोग जैन अवस्था में भी देखे, में भी मिलता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती आर्यों की ही एक शाखा थी। कौन? ये दास। दस्यु संभवतः मूल निवासी थे। आर्यों के जिस राजा ने दस्यु को हराया वो त्रसदस्यु कहलाया। वह राजा दासों के प्रति तो कोमल था, परंतु दस्यु के परम शत्रु थे। मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें जैन अवस्था के हिसाब से, ईरानी साहित्य के हिसाब से, तो उससे ऐसा लगता है कि जो दास है वो कहीं न कहीं आर्यों की एक पूर्ववर्ती शाखा थी, जो सप्त सिंधु प्रदेश में आके पहले से रह रही थी। और उनके साथ जो 1500 ईसा पूर्व में आर्य आते हैं, उनका दास और दस्यु से संघर्ष होता है और उस लड़ाई में जो है ये आर्यों की जो है जीत होती है। चलिए, जो ये ऋग्वेद में जो दास दस्यु शब्द है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में दस्यु हत्या सॉरी, ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का उल्लेख बार बार हुआ है, परंतु दास हत्या शब्द का जो उल्लेख नहीं हुआ है। दस्यु लोग शायद जो है लिंग पूजक थे और दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे, मतलब जो है मांस के लिए पशुपालन करते थे। तो आर्य आए, वो उनका संघर्ष स्थानीय जनों से हुआ और जहाँ भी वो आते गए उनका जो है वो जीत होते गया। तो कुछ कारण रहा होगा। आर्यों की सफलता का राज क्या था? देखें, घोड़ा बहुत तेज रफ्तार से कहीं भी आने जाने के लिए सक्षम, अश्वचालित रथ पहली बार इसका प्रयोग किया गया। जैसे देखिए, बाबर ने मध्यकाल में आकर जिस तरह से तुलगमा पद्धति के माध्यम से भारत को जीता या दूसरे जगह जीत हासिल की, उसी तरह से इस समय अश्वचालित रथ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीति थी। शायद इनके पास कवच और अच्छे अस्त्र भी थे। थोड़ा सा और परंपरा के अनुसार अगर देखें तो आर्यों के 5 कबीले थे जिनको पंचजन्य कहा जाता था। ये कबीले कौन कौन से थे? देखें, इसमें यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्बस, ये पंचजन्य से संबंधित थे। हालांकि उनमें इसके अलावा और भी जो है जन रहे होंगे। इसमें से भरत और त्रिशु ये शासक वर्ग थे। चलिए, ऋग्वेद में दशराग युद्ध का जो है चर्चा बार बार, और यहाँ से जो है काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो थोड़ा सा हम लोग जो है दशराग युद्ध को भी जो है देख लें। दशराग युद्ध, एक साइड राजा सुदास, दूसरे साइड 10 राजाओं का संघ। सुदास के जो पुरोहित वो वशिष्ठ, और वशिष्ठ जो है ये रूढ़िवादी प्रकृति के थे। सुदास का संबंध भरतजन से, सुदास को इसमें जीत मिली। और इधर जो 10 राजाओं के संघ हैं, इसके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र उदार प्रकृति के थे। 10 राजाओं का जो संघ बनाया गया था विश्वामित्र के द्वारा, इसमें 5 आर्यजन थे और 5 जो है अनार्यजन थे। 5 जो आर्यजन थे वो पंचजन वाले, जो यहाँ पर आप लोगों ने पांचों देखा कि यदु, द्रुहु, अनु, पुरु और तुर्बस, ये पांचों के पांचों थे। और 5 जो अनार्य थे वो अकिन, पख्त, शिवी, भिषाणी और भलनिश, ये 5 अनार्यजन थे दशराग युद्ध में भाग लेने वाले। इसके अलावा दशराग युद्ध में हमको कुछ जनजाति की चर्चा मिलती है जो कि गंगा यमुना के जो द्वाब है उसमें रहते थे, निवास करते थे। वो जनजाति थे अज, सिग्रु, क्रीबी और यक्षु। अब इनको आप जो है अनार्य समझ के इस युद्ध में मत भिड़ा दीजिएगा। तो चलिए, तो यहां से सवाल काफी बनते हैं। और ये जो युद्ध है ये परुष्णी या रावी नदी के किनारे जो है ये लड़ा गया। ये हजारों बार ये सवाल पूछा गया होगा। ये सवाल और भी पूछा जाता है कि जो है सुदास के पुरोहित कौन थे, 10 राजाओं के संघ के पुरोहित कौन थे। तो अब आसानी से आप बता सकेंगे कि सुदास के वशिष्ठ और 10 राज्यों के संघ के जो है कौन थे, ये विश्वामित्र। और ये जो युद्ध है, ये युद्ध किस लिए लड़ा गया था? ये युद्ध उत्तराधिकार के प्रश्न को लेके जो है लड़ा गया था। तो चलिए कुछ फैक्ट और है उसको देख लें हम लोग। पराजित जनों में पुरु सबसे महान था। कालांतर में भरत और पुरु
जनों में मैत्री हो गई और भरत और पुरु मिलकर जो है क्या बन गए, कुरु बन गए। अब बाद में कुरु और पंचाल भी मिलकर कुरु पंचाल बनता है, जो उत्तरी गंगा घाटी में इनका जो शासन स्थापित होता है। उत्तर वैदिक साहित्य में मगध तथा अंग आर्य संस्कृति का धूर था, मतलब उससे बाहर था माना जाता था। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके लिए तिरस्कारपूर्ण भाव रखा गया है किसमें, वैदिक साहित्य में। अथर्ववेद में कहा गया है कि अंग और मगध जो है ये दूरस्थ प्रदेश है, बाहर का क्षेत्र है। किसमें कहा गया, अथर्ववेद में। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। चलिए अब देखें कि उनका सप्तसिंधव प्रदेश से प्रसार जो है, सप्तसिंधव प्रदेश ये जो हो गया, सप्तसिंधव प्रदेश से उनका प्रसार धीरे धीरे ये गंगा घाटी और फिर इधर जो है किस तरह से बढ़ता है और हमको कैसे इसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। कुछ जानकारी जो है साहित्यिक और कुछ जानकारी जो है पुरातात्विक। एक चीज़ देखें हम लोग कि प्रजापति जो उत्तर वैदिक कालीन के जो है प्रमुख देवता हो जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है प्रजापति ने सूकर रूप धारण कर पृथ्वी को पाताल के जल से ऊपर उठाया और सृष्टि के निर्माण के समय कच्छप बन गए। मतलब साफ है कि प्रजापति जो है उनके द्वारा धीरे धीरे जो है जो पूर्व के क्षेत्र हैं, गंगा घाटी के क्षेत्र हैं, उनके ऊपर जो है ये कब्जा करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। कुछ और जानकारी मिलती है, और जानकारी कहाँ से मिलती है, ये कहा गया है कि अग्नि जो ऋग वैदिक देवताओं में दूसरे स्थान पर अपना ये शुमार रखते हैं कि अग्नि सब कुछ जलाता हुआ पूर्व में सदानीरा इसको गंडक कहते हैं, सदानीरा तक गया और उसके पीछे विदेद माधव भी और उनका पुरोहित गौतम भी गया। आर्यों का पूरब में प्रसार का ये जो है साक्ष्य है। और ये वर्णन कहाँ पर मिलता है, ये शतपथ ब्राह्मण में हमको देखने को जो है मिलता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आर्यों का जो है प्रसार वो पूर्व में होता चला गया। कुछ और जो है पुरातात्विक साक्ष्य उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इनका जो है प्रसार पूर्व की ओर हुआ। जो चित्रिक धूसर मृदभांड है, इसका वैदिक आर्य लोग प्रयोग करते थे। ऋग वैदिक आर्य जो है लोहे की जो जानकारी ऋग वैदिक आर्यों को नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे की जानकारी थी और लोहे के दम पर ही वो पूर्व की ओर बढ़ने उनको सफलता मिली, उनके हथियार और उनके औजार के दम पर। उत्तर वैदिक लोहे से परिचित हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, बटेसर आदि जगहों से जो है लोहे के युद्धास्त्र प्राप्त हुए हैं खुदाई में। भगवानपुरा से 13 कक्ष वाले ईंट निर्मित घर मिले हैं, जिसका जो है संबंध जो है वैदिक कालीन समय से जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आर्य जो है वो किस तरह से सप्तसिंधव प्रदेश से धीरे धीरे जो है पूर्व की ओर बढ़ते चले गए। तो चलिए एक ये छोटा सा प्रयास था जिसमें हम लोगों ने आज देखा कि आर्यों के आगमन, उसका प्रसार और उससे संबंधित जो है साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं और वहाँ से लगातार सवाल बनते हैं। अब ये यहाँ से अब देखिए क्या है कि पूरा का पूरा चीज़ तो लिख पाना संभव नहीं है लोगों के लिए, तो फिर तो किताब ही लिखा जाएगा। लेकिन आपके लिए इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर सकें कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। अगर आप देखेंगे इसके साथ साथ और अभी 2-3 वीडियो इसका आएगा, उसके बाद जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा के क्वेश्चन को मिलाएंगे इस टॉपिक से, तो निश्चित तौर पे इससे बाहर का क्वेश्चन या तो नहीं होगा या तो बहुत कम। तो चलिए इसी के साथ एक संदेश के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि जहाँ भैया हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।